गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 15 अगस्त 2020। दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। दोस्तों, आज तारीख है 15 अगस्त। पहले तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने देश के लिए आज ये एक तरह से आप ये प्रतिज्ञा कीजिए कि हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। अब कुछ करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जाके आंदोलन करो देश के लिए, आप जाके सड़कें जाम करो देश के लिए, आप जाके प्रदर्शन करो देश के लिए ना। उससे देश का भला नहीं होगा, उससे तो देश का नुकसान होगा। दोस्तों, देश का अगर आपको भला करना है तो आप अपना भला करिए। अब आप कहोगे जी अपना भला करके देश का भला कैसे होगा? देखिए, यदि आप अपना भला करोगे तो देश का भला अपने आप ही हो जाएगा। अगर आप कामयाब होते हो तो देश अपने आप कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि मुझे कामयाब होना है। ठीक है, अगर आप कामयाब हो गए तो देश तो अपने आप ही कामयाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस बात पे विचार करिएगा अकेले में बैठ के। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले आज की मोटिवेशनल लाइन क्या है। आपकी मोटिवेशनल लाइन है, अगर अवसर दस्तक ना दे, अगर अवसर दस्तक ना दे तो स्वयं ही प्रगति का मार्ग बना लो मेरे दोस्तों। अरे अवसर नहीं दी ने दस्तक नहीं दी तो क्या, अवसर नहीं मिला तो क्या, खुद ही अवसर बना डालो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कल के प्रश्न के विषय में। कल का एक अभ्यास प्रश्न दिया था और अभ्यास प्रश्न कुछ इस तरह से था। आई टी टी एफ मतलब आई टी टी एफ मतलब होता है इसका इंटर टेबल टेनिस फेडरेशन, मतलब टेबल टेनिस से संबंधित ये प्रतियोगिता है। चैलेंजर प्लस ओमान ओपन, ये प्रतियोगिता ओमान में हुई थी। ओमान ओपन, ओमान देश में प्रतियोगिता हुई थी। ITTF चैलेंजर प्लस ओमान ओपन में पुरुष एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था? तो दोस्तों यहाँ आपका जो ऑप्शन था वो आपका नंबर डी ऑप्शन था। अचंता शरद कमल ने ये खिताब जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और क्या कहता है आज का पहला प्रश्न? और आज का पहला प्रश्न है, SAIL का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, शोभा मंडल को SAIL का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या है ये SAIL, जानते हैं विस्तार के साथ। दोस्तों, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, हाँ जी SAIL की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में शोभा मंडल को चुना है। शोभा ने वर्ष 2018 में सेल के निर्देशक के रूप में कार्य संभाला था। वर्तमान में वह नालको भुवनेश्वर में निर्देशक के रूप में नियुक्त हैं। इसी के कारण वह नालको की पहली महिला निर्देशक भी बनी थी। शोभा मंडल को वर्तमान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL के अध्यक्ष अनिल चौधरी की जगह नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, जी के मेनन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, पत्रकार थे जी मेनन। क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक एवं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी मेनन का निधन हुआ है। ये याद रखना है, आपको एक खेल पत्रकार थे। वह इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी काम कर चुके हैं। वह मध्य मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क जिम खाना के एक सक्रिय सदस्य भी रहे थे।
उन्होंने 1952-53 में बेंगलुरु में फाइनल में दिल्ली को हराकर रोहिंग्टन बेरिया ट्रॉफी जीती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको बताना ये है, मुझे एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि रोहिंग्टन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका प्रमोद भसीन बने हैं ICRIER के नए चेयरमैन। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों प्रमोद भसीन को ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जो वर्तमान में जो प्रमोद भसीन है वो ICRIER के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष हैं। ये प्रमोद भसीन जो है वो ICRIER के अध्यक्ष ईसज जज अहलूवालिया की जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात आपको इस प्रश्न में याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा को लॉन्च किया है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका पॉजिटिव पे को लॉन्च किया है RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी के लिए। अब ये क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों RBI ने बहुत ही अच्छी सुविधा लॉन्च की है। वर्तमान के जो गवर्नर हैं RBI के शशिकांत दास, उन्होंने चेक के लेन देन के अंतर्गत धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे पहल शुरू की है। अब ये समझिए क्या है ये पहल। जैसे सादा भाषा में आप ऐसे समझिए कि मान के चलिए जैसे आपने किसी को अपने चेक बुक से एक चेक दिया। अब हम क्या करते थे, चेक लिया और जाके उस चेक को सीधा बैंक में दिया और सीधा कैश ले लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अब क्या होगा कि अब आपको जैसे आपको किसी को चेक देना है, तो आपने चेक दिया, मान के चलिए 50,000 का 40,000 का उसे चेक दिया। चेक देने के बाद आपको जिसको आपने चेक दिया है उसकी तस्वीर आपको बैंक के एक एप्लीकेशन पे अपलोड करनी होगी। यदि आप उसकी तस्वीर बैंक के सॉफ्टवेयर पे जो एप्लीकेशन बैंक ने पॉजिटिव पे दिया है उस पर अपलोड कर दोगे तो जैसे ही वो बैंक में जाएगा उसकी तस्वीर सामने आ जाएगी और उसे कैश दे दिया जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, शुरुआत में जो है इसका शुरुआती दौर में 50,000 तक की सीमा पर रखी गई है यह योजना, जो कि 20% लेन देन और 80% मूल्य से कवर होगी। और ऐसी जो सुविधा है दूसरे निजी बैंकों में RBI के अलावा केवल ICICI के पास ही है। बात समझ आ गई होगी। एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं। दोस्तों साइबर अपराधों को रोकने के लिए काम किया गया है, तो आंसर होगा राइट 16 पुलिस स्टेशन खोले हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों साइबर अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने साइबर अपराधों को मद्देनजर रखते हुए राज्य के विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं। वर्तमान में केवल लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में ही 2 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन थे, परंतु अब इनकी संख्या हो गई है 16 नए, 2 पुराने, 18। राज्य सरकार ने मुरादाबाद, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, बरेली, आजमगढ़, मिर्जापुर और वाराणसी जिलों में 16 नए साइबर पुलिस स्टेशन खोले हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के आप जानते हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल कौन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है। ठीक है, आपके लिए ये प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में ग्रेटर माले एक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन USD अनुदान देने की घोषणा की है। तो दोस्तों USD है 16 मिलियन USD, लेकिन अगर डॉलर की बात करें तो 400 करोड़ डॉलर, 400 करोड़ डॉलर की बात हुई है। दोस्तों है क्या पूरा मामला, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ।
दोस्तों मामला ये है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट एवं 100 मिलियन की यूएसडी अनुदान स्वरूप देने की घोषणा की है। यह परियोजना माले के, देखिए ध्यान से समझिए, मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव के ही दो छोटे छोटे द्वीप हैं, एक का नाम है गुली फालहू पोर्ट और एक द्वीप है थिलाफोसी द्वीप, ठीक है, और एक यहाँ की राजधानी माले। इन तीनों को जोड़ना है, लिंक करना है बाई रोड, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने के लिए एक परियोजना चलाई गई है जिसे द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। भारत ये जो परियोजना है वो मालदीव में कर रहा है, और दूसरा यहाँ से जो चाइना ने अपना पोर्ट विकसित किया है यहाँ, तो भारत भी अपने जगह यहाँ पे विकसित कर रहा है, पोर्ट विकसित कर रहा है, रोड निर्माण कर रहा है। ये 6.7 किलोमीटर लंबा पुल है, परियोजना है, जो कि मालदीव की अर्थव्यवस्था और भारत और मालदीव के बीच का कारोबारी सेवा में व्यापार को बढ़ावा देगी, ठीक है दोस्तों। मालदीव ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एयर ट्रैवल बबल प्रोग्राम भी शुरू किया है। अब ये एयर ट्रैवल बबल प्रोग्राम क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज अमित तोमर पे जाइए, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया @75 समिट मिशन 2020 आयोजित किया है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी ने आयोजित किया है इंडिया @75 समिट मिशन 2020। क्या है ये मिशन, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों नितिन गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित सम्मेलन, ये जो सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया, CII के द्वारा, उद्योग परिसंघ के द्वारा, ठीक है। इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का आयोजन किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इसके तहत देश को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा। यानी इस मिशन में जो किया गया है वो ये है कि भाई 2022 तक देश को प्रदूषण से मुक्त करना है, ठीक है। यह सम्मेलन मुख्यतः रिइन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर आधारित था। MSME मंत्रालय ने इसके अंतर्गत 50 करोड़ रुपए तक का निवेश मूल्य और 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार मूल्य को शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किसने पॉलिसी दोबारा चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेनिंग नामक योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पॉलिसी को दोबारा चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेनिंग स्टार्ट की है। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। दोस्तों देखिए ये योजना क्या है, आप ऐसे सीधी भाषा में समझिए। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने क्या किया है, कैंपेनिंग की शुरुआत की है, एक योजना की शुरुआत की है जो है स्पेशल रिवाइवल कैंपेनिंग। है क्या ये, जैसे मान के चलिए आपने LIC में अपना कोई भी बीमा करवाया और आप जो भी पॉलिसी आपने करवाई उसकी जो प्रीमियम है, जो किस्त आप भरते हो, वो किस्त देने में मान के चलिए आप 6 महीने में या 3 महीने में एक बार किस्त भरते हो या हर महीने किस्त भरते हो, वो किस्त देने में आप किसी तरह से किन्हीं परिस्थितियों के कारण आप किस्त का भुगतान नहीं कर पाए तो होगा क्या, उससे आपकी पॉलिसी क्या हुई, बंद हो गई। आपने मान के चलिए स्टार्टिंग में 2-3 किस्त भरी, उसके बाद आपने किस्त नहीं भरी, आपकी पॉलिसी बंद हो गई। लेकिन अब LIC ने क्या किया है कि जो पॉलिसी बंद हो गई हैं उनको भी पुनः चालू किया जा सकता है। बात समझ में आई दोस्तों? और अब कब तक चालू किया जा सकता है, अगले 5 साल के भीतर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अंतर्गत चिकित्सा आवश्यकताओं में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। यानी चिकित्सा जो आप बीमा कराते हो ना, हेल्थ बीमा, उसके अंदर इसका कोई भी आपको रियायत नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस फाउंडेशन ने WGDP वुमेन
वोमैन है ये दोस्तों, दरअसल मिसप्रिंट हुआ है, वोमैन। वोमैन कनेक्ट चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर होगा रिलायंस फाउंडेशन ने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है क्या ये प्रोग्राम, समझिए। रिलायंस फाउंडेशन ने विमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी WGDP के उद्देश्य से डिजिटल डिवाइस के अधीन काम करने के लिए एक पहल शुरू की है। यह प्रोग्राम क्या होगा, इस प्रोग्राम के अंतर्गत व्यापार के अवसर के विस्तार के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी महिलाओं के लिए प्रोग्राम है, डिजिटल प्रोग्राम है, और उनको सशक्त बनाने के लिए, यानी उनको रोजगार के अवसर भी मुहैया कराएगा और उनको सशक्त भी बनाएगा। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो फरवरी 2019 में व्हाइट हाउस से हुई थी। ठीक है, अब व्हाइट हाउस आप सब जानते हो, और जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए व्हाइट हाउस क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला और 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेल जगत से प्रश्न है। किस फुटबॉल खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों, यहाँ आपका राइट आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक की तरफ। तो आज की महत्वपूर्ण किताबों में है मेमोरी एंड मिस इन्फॉर्मेशन, जो लिखी गई है जिम कैरी के द्वारा। दूसरी है आपकी माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, जो लिखी गई है भालचंद्र मुंगेकर के द्वारा। ये दोनों किताब आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आज का अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का पहला डार्क स्काई नेशन कौन बना है? ऑप्शन है आपके श्रीलंका, न्यू, फिलीपींस, म्यांमार। आपको अपना आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जो भी आपका आंसर हो। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। और एक बार सभी को आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।